कि बिहार में भ्रष्टाचार और सामंतशाही दोनों बढ़ी है। मैं तो काराकाट लोकसभा में अकेले देख रहा हूँ, कम से कम 5-6 बच्चियों के साथ उनके साथ गलत व्यवहार करके उनकी हत्याएं कर दी गई और न्याय आज तक नहीं मिला। तो और नीतीश बाबू अब सत्ता पर नियंत्रण खो चुके हैं। उम्र है, ढलती उम्र है, अब बोलना है कुछ, बोला जाता है कुछ, लेकिन बीजेपी उनके उम्र का जो इस्तेमाल करके खुद जो सत्ता में आना चाहती है, ये उससे बड़ा घृणित खेल है। इस क्षेत्र की जो सबसे प्रमुख समस्या है, सोन नहरों का आधुनिकीकरण और इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री करें। डालमिया नगर में जो रेल कारखाना की लंबे समय से लंबित मांग है, उसको वो पूरा करें। यहाँ आ रहे हैं तो बिहार को कुछ दें, पिछली बार की तरह केवल जुमला नहीं बांटें। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ, और इस वक्त हम दाऊद नगर में हैं। हमारे साथ काराकाट के माननीय सांसद, यशस्वी सांसद कॉमरेड राजाराम सिंह हैं। और आप जैसा कि जानते हैं, कॉमरेड राजाराम सिंह का एक अलग पहचान है, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ितों का मसीहा और उनकी आवाज़ हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से बिहार में आए दिन घटनाएं घट रहा है, सामंतशाही और आतंकवादी जो ताकतें हैं वो मजबूत हो रहे हैं, और क्या कहेंगे सर? सबसे पहली बात तो ये है कि नीतीश बाबू अति पिछड़ा, महादलित और पसमानदा का नारा देकर के सत्ता में आए थे। और पिछले वर्ष जो उन्होंने ही रिपोर्ट प्रकाशित किया, जाति जनगणना के समय जो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण हुआ, वो रिपोर्ट कहता है कि 100 में 63% परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 10,000 से कम है, और 100 में 34% ऐसे लोग हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 से भी कम है। यानी प्रतिदिन 5 सदस्यों के परिवार में 6,000 की आमदनी है, यानी 200 रुपया से भी प्रतिदिन कम। तो ये सवाल उठ गया कि तो नीतीश बाबू जो अति पिछड़ा, पसमानदा, महादलित का नारा दे के आए थे, तो ये क्या हुआ? नीतीश बाबू इतना प्रतिशत कैसे रह गया? ये पैसा कहाँ गया? किनके घरों में गया? कौन विकसित हुए? और ये अति पिछड़े ही रह गए, महादलित ही रह गए। तो भाजपा और जदयू के साथ मिल करके जो आपने 20 वर्ष का राज किया, उसमें क्या किया? और इस बात ने बिहार में बदलाव के एजेंडे को प्रस्तुत कर दिया है कि अब बिहार को बदलना होगा, बिहार में नई सरकार को आना होगा और इस विषमता की खाई को दूर करना होगा। एक बात तो ये हम कहना चाहेंगे। दूसरी बात ये है कि बिहार में भ्रष्टाचार और सामंतशाही दोनों बढ़ी है। नीतीश बाबू की नीतियों ने इन दोनों को बढ़ावा दिया है। कहते तो थे कि 0 टॉलरेंस की नीति है हमारी भ्रष्टाचार के मामले में, लेकिन ब्लॉक, थाना से लेकर के हर महकमा में भ्रष्टाचार आज कितना बढ़ा हुआ है, ये आम जन से आप पूछ लीजिए। अभी ज़मीन का सर्वे चल रहा है, उसमें आप पूछ लीजिए, या भिन्न भिन्न योजनाओं में, भिन्न भिन्न सर्टिफिकेट्स देने में कितना आम लोगों को लग रहा है, ये आप जांच कर लीजिए। आप तो खुद पत्रकार हैं और जनता की पत्रकारिता करते हैं। और यही माफियागिरी बढ़ी है, बालू माफिया, तो शराब माफिया, तो ये माफिया, तो वो माफिया। भ्रष्टाचार से जो धन जमा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो माफियागिरी को, लंपटाई को बढ़ावा दे रहा है। तो बच्चियां असुरक्षित हो जा रही हैं बड़े पैमाने पर। हमारे अपने ज़िले में पूजा के साथ जो घटना घटी, कोमल पासवान के साथ जो घटना घटी, रंजित पासवान, हाँ, और भी बहुत सारी घटनाएं। मैं तो काराकाट लोकसभा में अकेले देख रहा हूँ, कम से कम 5-6 बच्चियों के साथ उनके साथ गलत व्यवहार करके उनकी हत्याएं कर दी गई और न्याय आज तक नहीं मिला। तो पूरे बिहार तो और बहुत बड़ा है। काजल, कोमल, स्नेहा कुशवाहा, ये सब के मामले सरफेस पर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि
अपराध भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और नीतीश बाबू अब सत्ता पर नियंत्रण खो चुके हैं। उम्र है, ढलती उम्र है, अब बोलना है कुछ, बोला जाता है कुछ, लेकिन बीजेपी उनके उम्र का जो इस्तेमाल करके खुद जो सत्ता में आना चाहती है, ये उससे बड़ा घृणित खेल है। अभी जो खेल इन्होंने उड़ीसा में खेला, 1.5 बरस बाद नवीन पटनायक जी कह रहे हैं कि उड़ीसा में बीजेपी ने गलत विमर्श खड़ा किया, बीजू जनता दल को उस विमर्श के खिलाफ खड़ा होना होगा और एकताबद्ध होना होगा। ये बात नवीन जी कह रहे हैं। तो अब तो उनके लिए वो बात ख़त्म हो गई, भाजपा सीधे कुर्सी पर आ गई। लेकिन बिहार के लिए वो सबक एक ज़रूर है कि बिहार को उससे चेतना है और जो नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल करके गुठली को चूस करके, आम को खा करके गुठली को फेंक देने की राजनीति पर जो बीजेपी चल रही है, तो उससे बिहार को सतर्क रहने की ज़रूरत है। नीतीश बाबू तो फिर भी बर्दाश्त किए गए या बर्दाश्त थे, लेकिन बीजेपी एकदम बर्दाश्त नहीं है, जिसकी नीतियां अपराध, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, नफरत, हिंसा को बढ़ाने वाली हैं, उसका राज तो बिहार को एकदम मंजूर नहीं है। अभी जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर क्या स्टैंड है सर आपका विधानसभा को? मैंने आपसे साफ तौर से कहा कि हमने इसी के लिए इंडिया गठबंधन भी बनाया है और बिहार के जो सवाल हैं, अभी प्रधानमंत्री हमारे काराकाट क्षेत्र में आ रहे हैं, तो हमने सासाराम में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और कल किसान महासभा ने धरना के जरिए मांग उठाई कि इस क्षेत्र की जो सबसे प्रमुख समस्या है, सोन नहरों का आधुनिकीकरण और इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री करें। डालमिया नगर में जो रेल कारखाना की लंबे समय से लंबित मांग है, उसको वो पूरा करें। यहाँ आ रहे हैं तो बिहार को कुछ दें, पिछली बार की तरह केवल जुमला नहीं बांटें। पिछली बार तो आए थे आरा में, तो उन्होंने बिहार की बोली लगाई थी, कितना दे दें, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1 लाख करोड़, लो 1,65,000 करोड़ दे दिया। तो आज तक वो कितना मिला नहीं मिला हमें नहीं जानकारी है। बिहार की एक विशेष मांग रही है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की, आज तक वो नहीं मिला। कब से मांग उठ रही है, तो भले जनता दल उस सुविधा के अनुसार कभी ये मांग उठाती है, कभी ये मांग से पीछे हट जाती है, लेकिन बिहार की मांग है ये। और हम इस पर रिपीट करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। बिहार में गरीबी ज़्यादा है, बिहार में पिछड़ापन ज़्यादा है। बिहार को देश में एक जो रणनीतिक ढंग से समझ लिया गया है कि यहाँ मजदूरी कम रखो और देश के मजदूरों का सप्लाई जोन बिहार बना रहे, ये जो रणनीति बनाई गई है, तो इससे बिहार को निकलना होगा, इसको निकालना होगा बिहार को। बिहार बहुत ही सांस्कृतिक रूप से जागरूक राज्य रहा है, बुद्ध की धरती रहा है ये। इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि बिहार के साथ जो यह उपेक्षा और भेदभाव, इसको दूर करें प्रधानमंत्री और विशेष पैकेज दें, विशेष राज्य का दर्जा दें, यहाँ मिलने वाले ऋणों को वो ख़त्म करें और साथ ही साथ किसान इलाका है, ये कृषि प्रधान इलाका है, तो फसलों का स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन के मुताबिक दाम मिले, C2 + 50%। आपने तो कहा था कि 22 में ही आमदनी किसानों की दुगनी हो जाएगी। आमदनी दुगनी नहीं हुई, खर्चा दुगना हो गया ज़रूर। खेती में लागत बढ़ गई, डीजल के भाव बढ़ गए, खाद के भाव बढ़ गए, तो कृषि करने में लागत ज़रूर बढ़ गई। किसान सम्मान निधि आज तक बटाईदारों को, जिनके कंधे पर खेती का कुल 70-80% है, आज तक एक नया पैसा उनको नहीं मिलता है, फूटी कौड़ी नहीं मिलती है बटाईदारों को, जिन्होंने खेती का मैक्सिमम हिस्सा संभाल रखा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन मांगों को वो सुने, करें। और एक और विशेष बात, हमारे ज़िले में भी, रोहतास ज़िले में भी भारतमाला परियोजना के तहत, विभिन्न सड़क परियोजनाओं के तहत इधर हमीदनगर में बराज के लिए बड़े पैमाने पर ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा है। तो
अव्वल तो किसानों की बगैर सहमति के कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण बंद करिए। अगर लेना एकदम मजबूरी और ज़रूरी है तो किसानों को 2013 के कानून के तहत आज के मार्केट रेट का 4 गुना मुआवजा दीजिए। ये न्यायपूर्ण बात है, ये कानूनी बात है। कानून पर आप भी रहें, हम भी रहें, कोई किसानों का अनरेस्ट पैदा नहीं होगा, लेकिन उनका जो न्यायपूर्ण हक है उसको दीजिए। पहले भी 2-2 NTPC के लिए बड़े पैमाने पर किसानों ने अपना ज़मीन दिया। औरंगाबाद आज देश में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने वाले ज़िले में से एक है। तो इस ज़िले के लेकिन स्थानीय नागरिकों को कोई सुविधा नहीं मिली हुई है। CSR फंड यहाँ से उठा करके इनके मंत्री ले जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ, और आसपास के इलाके उपेक्षित रह जाते हैं। वो चाहे अकोढ़ा NTPC का मामला हो या खैरा BRBCL का मामला हो, दोनों जगह हम तो जाते हैं, हमारे ही क्षेत्र में दोनों हैं, तो ये हमने देखा है। तो इन तमाम समस्याओं पर प्रधानमंत्री संज्ञान लें, इस पर विचार करें और विक्रमगंज की सभा से कुछ सकारात्मक ऐलान करें। तो यह भी हमने सवाल उठाया है। और जहाँ तक चुनावी दौरा पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हर नेता आएगा, अभी बिहार में चुनाव हैं, तो हर कोई जो दिल्ली के आसमान में रहता है वो अब धरातल पर उतरने के लिए मजबूर है। जी सर। और हम तो जनता के जो संविधान सम्मत पावर है, इसी पावर के पक्ष वाले लोग हैं, जो बाबा साहब ने हमें दिया है, संविधान दिया है, संविधान सम्मति अधिकार है। हम इंडिया गठबंधन वाले तो इसी के हिमायती हैं कि यह संविधान और लोकतंत्र देश में बना रहना चाहिए। यही हिंदुस्तान की एकता का, उसके विकास का, तरक्की का और जनता के अधिकारों का रास्ता है। तो बिहार में जहाँ तक चुनाव की बात है तो हम बिल्कुल साफ हैं कि पिछली बार हम कुछ सीटों से चूक गए दिल्ली में सरकार बनाने से, लेकिन इस बार बिहार बदलाव के मुहाने पर खड़ा है और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित बनेगी। इसके लिए हम पूरी तौर से आशान्वित भी हैं और प्रयासरत भी हैं। एक सवाल और है सर कि एक बहुत चर्चित मुद्दा बिहार में रहा BT एक्ट 1949, जो महाबोधि टेम्पल एक्ट है, उसको लेकर के उसको रद्द करने की मांग 2-3 महीने से लगभग उठ रहा था। उसको लेकर के बीच में उसको सरकार मतलब कुचल दिया उस आंदोलन को। तो 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा था। उस बुद्ध पूर्णिमा के दिन राज्यपाल जी वहाँ आते हैं महाबोधि महाविहार में, और वहाँ पर हिंदू धर्म के अनुसार मंत्रोच्चार करके पूजा पाठ किया जाता है। उसको लेकर के बहुत जो है सांप्रदायिक सद्भावना वहाँ बिगड़ा, और उस दिन भी वहाँ पर काफ़ी विरोध मतलब हुआ। उसको लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत सांस्कृतिक बड़ी लड़ाई है, और बीजेपी जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है वो और कुछ नहीं, मनुवाद है। और बुद्ध और मनुवाद साथ साथ नहीं चल सकते। तो इस लड़ाई में अभी पूरा समाज लड़ रहा है इस लड़ाई को, और अभी किसी की जीत नहीं हुई है। ठीक है कि वो सत्ता में हैं, उनको बढ़त मिली हुई है और वे उसके प्रचारक हैं, पैरोकार हैं। वो वर्ण व्यवस्था के, ऊंच नीच की व्यवस्था के, जाति व्यवस्था के वो पक्षधर हैं। और बुद्ध ने शुरू में ही कहा कि जन्म ही सत्य है, जीवन ही सत्य है, मृत्यु के बाद कोई स्वर्ग नरक नहीं है, कोई दूसरा जन्म नहीं है, इसी जीवन को और बेहतर बनाना है। तो ये दार्शनिक बातें हैं और दो दार्शनिक विचारधाराओं के बीच ये लड़ाई है, और ये लड़ाई चल रही है। हमने साफ तौर से जो बोध गया का आंदोलन है बुद्धिस्टों का, उसके पक्ष में अपने को खड़ा किया है। पार्लियामेंट में भी हमने कहा है कि ये दो रंग की बातें नहीं होनी चाहिए। वक्फ बिल में आप एक बात करेंगे, मुस्लिम कलेक्टर रहेगा तो वो भी उसके न्यास बोर्ड में नहीं रह सकता है। हिंदू ट्रस्ट जहाँ हैं, मंदिरों के देखभाल के लिए जहाँ कमेटियाँ, उसमें नहीं रह सकता है। और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड में कह रहे हैं कि DM क्यों नहीं रहेगा साहब, दूसरे धर्म का ही हो तो क्यों नहीं रहेगा। बुद्ध टेम्पल में आप दूसरी भाषा बोल रहे हैं, काशी टेम्पल में आप दूसरी भाषा बोल रहे हैं, कोई मस्जिद का मामला आएगा तो तीसरी भाषा बोल रहे हैं। तो एक देश में एक कानून का नारा आप ही देते हैं,
तो एक ढंग की बात होनी चाहिए। अगर किसी के अंदरूनी प्रबंधन में, धार्मिक कामकाज के मामले में हस्तक्षेप नहीं तो नहीं, ये सारे लोगों के लिए बराबर होना चाहिए, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी के इस रास्ते का हमने पार्लियामेंट में भी विरोध किया है, अब भी विरोध करते हैं, और हम बोधगया में बुद्धिस्टों के आंदोलन के साथ हैं। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।